हे एवरीवन, वेलकम टू ब्रह्मास्त्र और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। आप लोगों ने योजना मैगजीन डिकोडिंग की वीडियो 1 और वीडियो 2 को बहुत पसंद किया है। ये लास्ट पार्ट है उसका। वीडियो नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 तक की योजना मैगजीन के अंदर जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट सेक्शन है उनको कवर अप किया और मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, साथ में कुछ टॉपिक्स बताए जिनको रिवाइज करके आप योजना मैगजीन से आने वाले सवाल को गैस कर सकते हो। जो हमारी वीडियो नंबर 2 थी उसके अंदर हम लोगों ने जुलाई 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक की चीज़ें कवर अप करी थी। ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है, दैट इज़ वीडियो नंबर 3। यहाँ पर हम लोग जनवरी 2023 से लेकर मई 2023 तक की जो हमारी मैगज़ीन है वो कवर अप कर रहे हैं। खास बात है, मैंने आपके लिए इस महीने की मैगज़ीन भी इन्वॉल्व करी है क्योंकि पिछले साल के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर जो लेटेस्ट योजना मैगज़ीन थी वहाँ से आप लोगों को एक MCQ देखने को मिला था। ठीक, तो जिन्होंने अभी तक शुरू वाले 2 पार्ट नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे या ऊपर आई बटन में भी मिल जाएंगे। अगर आप ये तीनों लेक्चर सीरीज ध्यान से देखते हो, जो टॉपिक बोले उनको कर लेते हो, 10 सवाल आप प्रीलिम्स 2023 के अंदर डेफिनेटली इजीली करेक्ट कर पाओगे। बिना किसी देरी के आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। दोस्तों, जनवरी 2023 की जो योजना मैगजीन थी वो बात कर रही थी मिलेट्स के बारे में। तो मिलेट्स वैसे भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज 2023 का जो साल है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में भी मनाया जा रहा है। अब योजना मैगजीन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बात की गई मिलेट्स के बारे में कि मिलेट्स का मेंशन कालिदास जी के लेजेंडरी मास्टरपीस उपन्यास जिसका नाम है अभिजन शकुंतलम, उसके अंदर भी मेंशन है, जिसके अंदर जो काव्य ऋषि हैं, he was pouring foxtail millet while bidding farewell to शकुंतला in दुष्यंत कोर्ट। इसके साथ साथ हमें यजुर्वेद के अंदर भी डायरेक्टली मिलेट्स के बारे में मेंशन देखने को मिल जाता है। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता के अंदर भी सीरियल्स के बारे में मेंशन किया है एज धन्यवर्ग, एज खुदन्यवर्ग, एज समिध्नेवर्ग, वेयर खुदन्य वर्ग इंक्लूड्स वेरियस मिलेट्स। अब कभी कभार डायरेक्टली सवाल भी आ जाते हैं कि भाई ये खुदन्य वर्ग क्या है या समिधन्य वर्ग क्या है। आप गेस कर सकते हो कि भाई ये मिलेट से लिंक करते हैं। फिर कन्नड़ के अंदर है एक रागी थंधीरा, इट इज़ रिटन बाय पुरंदर दास जी। उन्होंने फिंगर मिलेट्स रागी की इम्पोर्टेंस को उसके अंदर कई बार मेंशन किया है। इसके साथ साथ रामधन्य चरित्रे के अंदर, जिसके अंदर कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है विद द माइटी राइस एंड गेव अ पावरफुल सोशल मैसेज टू। अर्थशास्त्र के अंदर भी मिलेट्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन्ड है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है, मिलेट्स को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बताया गया है। आईन अकबरी के अंदर बताया गया है, आईन अकबरी अबू फजल ने लिखी है, उसके अंदर भी मिलेट्स और उनकी कल्टीवेशन और किन किन जगहों पर वो कल्टीवेट होते हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है। ये भी माना जाता है कि जो जहांगीर थे वो लजीजा के बहुत दीवाने थे। लजीजा मतलब बाजरे की खिचड़ी मिक्स्ड विद पीज, मटर, जो उसका मेन जो जन्म है वो गुजरात से हुआ। तो ये हमें फर्स्ट आर्टिकल में देखने को मिलता है जनवरी की मैगजीन के अंदर। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट करने का फैसला लिया। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि मिलेट्स की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि एक तो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या है कि पूरी दुनिया के एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है और हमारी मैक्सिमम क्रॉप्स उसको रजिस्ट नहीं कर पा रही हैं। इसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी एक और हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अगर हम एशिया और अफ्रीका के बारे में बात करें तो लगभग 60 करोड़ लोगों का ऑलरेडी मिलेट्स ट्रेडिशनल फूड का पार्ट है।
ठीक, ऑलरेडी 60 करोड़ लोग एशिया और अफ्रीका के अंदर इसको ट्रेडिशनल फूड की तरीके से यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जब से डिक्लेयर हुआ है, जो ग्लोबल प्रोडक्शन है इसकी वो भी बढ़ने लगी है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो, एफिशिएंसी के बारे में लोग जानने लगे हैं। इसकी जो उसका एक और बड़ा इस्तेमाल है कि क्रॉप रोटेशन के अंदर हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, फूड सिस्टम से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे हम लोग। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ ने भी इसी चीज़ को बोला कि अब मिलेट्स का समय आ गया है, धीरे धीरे हम लोगों को मिलेट्स को प्रमोट करना है। और वही चीज़ें मेंशन है कि भाई क्लाइमेट चेंज का यहाँ पर एक बड़ा लेना देना है। ठीक, इसके साथ साथ मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान से देखना। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसके अंदर 17 गोल हैं, 169 टारगेट्स हैं, 17 गोल्स 169 टारगेट्स। हम लोगों को उनके ऊपर भी फोकस करना है कि किन किन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मिलेट्स या इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स या जो हम लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं वो सपोर्ट करेगा। तो भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 15 लाइफ ऑन अर्थ, क्योंकि जो मिलेट्स हैं दे आर रेफर्ड टू एज क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स बिकॉज दे कैन ग्रो ऑन एरिड लैंड विद मिनिमल इनपुट एंड मेंटेनेंस। वो डिजीज के थ्रू रेजिस्टेंट हैं, टॉलरेंट हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट हैं। ये कुछ बेनिफिट हैं जो कि हम लोगों को मिलेट्स के देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स कैन फाइट हंगर एंड कंट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 से मैच करता है। ठीक, इवन मिलेट्स की खेती आप लोग बहुत खराब सॉइल के अंदर भी कर सकते हो और फर्टाइल सॉइल में भी कर सकते हो। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी ये प्रोवाइड करेगा उन लोगों को जो कि मिलेट्स की खेती के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। देन प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ मिलेट इज की टू मेंटेनिंग देयर हाई क्वालिटी एंड न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स। न्यूट्रिशनल बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं इन टर्म्स ऑफ ईच एंड एवरी मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या, माइक्रोन्यूट्रिएंट में भी। इसके साथ साथ ग्रेटर ट्रेड इन मिलेट्स कैन इंप्रूव द डाइवर्सिटी ऑफ फूड सिस्टम, मतलब फूड सिक्योरिटी। ना इस यहाँ पर कुछ और बात की गई, ध्यान से देखो कि बाजरा और मकई विंटर्स के लिए होते हैं, जवार समर के लिए बेटर है, रागी पूरे साल ग्रो की जा सकती है। लेसर नोन मिलेट्स आर यूजुअली लिंक्ड टू चेंज इन सीजन, मोस्टली टाइड टू फेस्टिवल्स। हमारे देश में आप देखो मिलेट्स फेस्टिवल से बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं। अ फ्यू एग्जाम्पल आर राजगिरी, समो, कूटू, मंदुआ। अब कूटू का आटा तो सब लोग खाते ही हैं, है ना, जब फास्ट होता है, जब व्रत होता है नवरात्रों का, उस समय पर खाते हैं, है ना। चलो मूविंग ऑन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में डिक्लेयर किया था। याद रखो, अब ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो आप जानते हो कि 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, बट कोई आपसे पूछ ले नेशनल ईयर ऑफ मिलेट तो कंफ्यूज मत होना। हमारे देश ने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2018 के अंदर सेलिब्रेट किया था, वो 2023 नहीं है। ठीक, और 2018 के बाद हम लोग उसको लेकर गए थे इन अ प्रमोशन कि भाई अब दुनिया भी उसके लिए काम करना स्टार्ट कर दे। क्लियर। चलिए ना, यहाँ पर उसी साल हम लोगों ने पोषण अभियान लॉन्च किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, पोषण अभियान। मिशन पोषण 2.0 इज इंडियाज फ्लैगशिप प्रोग्राम टू इंप्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम फॉर चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स, प्रेग्नेंट विमेन एंड लैक्टेटिंग मदर। सबसे बड़ी चीज़ है, आप लोग यहाँ पर ये लिंक करो कि भाई कौन कौन इस अभियान के अंदर कवर है। और हम लोग ना पोषण माह भी बनाते हैं। पोषण माह हम लोग बनाते हैं हर साल सितंबर के अंदर, याद रखना, हर साल सितंबर में पोषण माह बनाया जाता है। और पोषण अभियान भी उसी को ही लेकर लॉन्च हुआ कि हम लोग न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे सकें। इसके साथ साथ जैसे मिड डे मील स्कीम है और भी स्कीम्स हैं, उनके अंदर भी हम लोगों ने मिलेट्स को इन्वॉल्व कर लिया। ये हमें ना एक चार्ट देखने को मिला है, ये बहुत अच्छा चार्ट है, ध्यान से देखो।
कि मिलेट्स का फ़ायदा डाइटरी फाइबर के अंदर है कि ये क्या करता है, इट रिड्यूसेस दी जीआई ऑफ फूड। जीआई होता है ग्लिसेमिक इंडेक्स, क्या बोलते हैं, ग्लिसेमिक इंडेक्स। जब भी आपने राइस के बारे में पढ़ा होगा तो आपने ग्लिसेमिक इंडेक्स के बारे में पढ़ा होगा। ग्लिसेमिक इंडेक्स एक रेटिंग सिस्टम होता है फूड का जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके अंदर ये बताया जाता है कि कितनी जल्दी जो आपका खाना है वो आपके बॉडी के अंदर शुगर लेवल को इम्पैक्ट करता है। तो भाई ग्लिसेमिक इंडेक्स अगर बहुत ज़्यादा होगा तो डायबिटीज़ होने के चांस हो जाते हैं, इसीलिए इट इज़ रिड्यूसिंग ग्लिसेमिक इंडेक्स। ये प्रीबायोटिक की तरह काम करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह ना खराब उनको मार देता है। इसके साथ साथ इट प्रोड्यूसेस शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का मतलब ये है कि वो इजीली ब्रेकेबल है, आप इजीली उन्हें डाइजेस्ट कर सकते हो। फिर प्रोटीन है, पता है, इट इज़ फ्री फ्रॉम ग्लूटेन। ग्लूटेन क्या है, इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव डाइट फॉर सिलिएक पेशेंट। वैसे आजकल ना ये शब्द भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि ग्लूटेन फ्री। तो ये भी सुन लो, ग्लूटेन फ्री डाइट का मतलब क्या होता है। हाँ जी, व्हाट इज़ दिस, मैं आपको लिख के एक बारी समझा देता हूँ। ये ग्लूटेन फ्री डाइट बार बार लोग बोलते हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि वो खाने जिनके अंदर ग्लूटेन नहीं है। ग्लूटेन इज़ अ प्रोटीन, ग्लूटेन एक तरीके का प्रोटीन है जो वीट, बार्ले, इन सारी की सारी जगहों पे मिलता है, ठीक, इन सब में मिलता है। और ग्लूटेन असलियत में करता क्या है, ग्लूटेन इम्पैक्ट क्या करता है। ग्लूटेन आपकी बॉडी को थोड़ा डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है ना, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग ग्लूटेन फ्री डाइट लें, ठीक, समझ में आ गया, ठीक है। आपके जो सिलिएक डिजीज़ होती है उसको नहीं कॉज होने देता। नो बट इज सिलिएक डिजीज़, अगर कोई आपसे पूछे सिलिएक डिजीज़, इट इज़ एन इम्यून रिएक्शन टू ईटिंग ग्लूटेन। ग्लूटेन खाते हो तो सिलिएक डिजीज़ होती है जिससे कि इम्यून सिस्टम बॉडी का वीक हो जाता है, इसलिए आजकल लोग ग्लूटेन फ्री के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मूविंग ऑन, लिपिड्स मिलेट्स में देखने को मिलते हैं, गुड सोर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फिर मिनरल एंड विटामिन देखने को मिलते हैं, कुछ फिनोलिक कंपाउंड देखने को मिलते हैं, मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीवायरल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कैंसर के चांस कम करता है, पीसीओडी के चांसेस कम करता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के चांसेस कम करता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के चांसेस कम करता है, एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये क्या हुआ भाई, मिलेट्स की हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो भाई अगला एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिलता है एमएसपी ऑफ मिलेट्स। भाई हमारे देश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी लॉन्च होता है ना। एमएसपी आपको वैसे भी पढ़ना है ना। एमएसपी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस याद रखना, ये कोई आपका लीगल अधिकार नहीं है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप लोगे। एमएसपी वो रेट है जिस पे भारत सरकार क्या करती है, अनाज परचेज कर रही है फार्मर से। अब उसी के हिसाब से बाकी जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो भी अपने रेट कम कर लेते हैं, है ना। वो कहते हैं भाई सरकार इतना दे रही है, हम भी उतना देंगे। तो इट इज़ द मिनिमम प्राइस जो गवर्नमेंट कंसीडर करती है कि फार्मर्स के लिए ये रिम्यूनरेटिव प्राइस है, बढ़िया प्राइस है। याद रखना, भारत सरकार ये 22 क्रॉप्स के लिए अनाउंस करती है, और एक क्रॉप जो कि हमारी शुगर केन है, इसके लिए एफआरपी डिक्लेयर किया जाता है, ठीक। और सीएसीपी जो है हमारी, जो सीएसीपी है हमारी, वो क्या करती है, सीएसीपी रिकमेंड करती है। सीएसीपी इज रिस्पॉन्सिबल टू रिकमेंड इट, ठीक। और जो हमारी कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है वो इसको अनाउंस करती है। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग जो ऊपर वाली है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर काम करती है, और ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को एडवाइस करते हैं, वो उस हिसाब से एडवाइस करते हैं। इसके कुछ फार्मूले होते हैं, आपको याद होगा, A2+FL, और फिर हम लोग एक C2 वाला फार्मूला निकालते हैं, और A2+FL वाले फार्मूले को हम लोग यूज़ करते हैं एमएसपी के अंदर। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस अलग अलग चीज़ों का निकलता है, ठीक, अलग अलग ग्रेन्स का निकलता है, जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोक्योर करती है। आज एमएसपी 22 सीरियल्स के लिए फिक्स है, जिसके अंदर सीरियल्स भी हैं, मतलब ज्वार, बाजरा और रागी भी हैं। देखो वो तो मिलेट्स है ना, याद रखना, सवाल आ जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर एमएसपी फॉर ऑल मिलेट्स,
तो गलत होगा, सारे मिलेट्स के लिए नहीं करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर एमएसपी फॉर सब मिलेट्स, ना वो करेक्ट है, क्योंकि सब मतलब एक से लेकर इन्फिनाइट तक सब सम में आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। नाउ मूविंग ऑन, इंडिया के अंदर मिलेट प्रोडक्शन को एक बार ही देख लेते हैं, क्या पता कुछ डेटा बेस्ड आपके लिए सवाल आ जाए। तो अगर कंपेयर करोगे, जैसे मान लो 1950 से बात करूं तो 112.69 यहाँ पर लाख टन हमारे देश में मिलेट प्रोड्यूस होता था। अब 180.21 के आसपास हमारा 2021 के अंदर पहुंच गया, ठीक। और अभी हम देखेंगे तो वो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब आज़ादी से लेकर अब तक मिलेट प्रोडक्शन हमारे देश में बढ़ा है। ये नहीं बोलेंगे कि मिलेट का यूज़ कम हो रहा है तो मिलेट का प्रोडक्शन कम हो गया, ठीक। उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। और याद रखना, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम देयर आर एन एस्टिमेट ऑफ 1.2 बिलियन पीपल हु कंज्यूम मिलेट्स एज पार्ट ऑफ देयर डेली डाइट, ठीक है। हमारे देश में मिलेट प्रोडक्शन बड़ी है और इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट। और इंडियन फार्मर्स उनका आज के दिन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज ये एक ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है, ठीक। इसके साथ साथ इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। मूविंग ऑन भाई, एक और आर्टिकल आया यहाँ पर, इंडिया एज अ क्लाइमेट लीडर एंड इट्स G20 प्रेसिडेंसी। आपको याद होगा पिछले जब हम लोग लेक्चर कर रहे थे, मतलब योजना की पार्ट नंबर 2, मैंने उसके अंदर आपको G20 के बारे में सारी चीज़ें समझाई थी कि G20 का मतलब है 19 तो वो देश हैं जो फिनेंशियली इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग है, और एक यूरोपियन यूनियन है। 20 कंट्रीज नहीं है, याद रखना, 19 कंट्रीज एंड 1 यूरोपियन यूनियन, ये पार्ट है G20 का। G20 की जो करंट मतलब 2022 के दिसंबर से लेकर 2023 के नवंबर तक जो प्रेसिडेंसी है वो भारत के पास है, इंडिया के पास है। तो G20 की बहुत सारी मीटिंग हो रही हैं, है ना। G20 को जब हमारे ऑयल क्राइसिस हो गए थे उसके बाद बनाया गया था, ठीक। 1997 के अंदर जो फाइनेंशियल क्राइसिस और ऑयल क्राइसिस हुए थे उसके बाद G20 मिली, 19 इमर्जिंग इकोनॉमीज, उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन इसका पार्ट है। तो इंडिया भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पंचअमृत ध्यान से देख लो, पंचअमृत के टारगेट्स मैंने आपको पहले भी बताए हैं, जो हम लोगों ने कॉप नंबर 21 के अंदर, कॉप 21 के अंदर 2015 पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के अंदर जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सामने रखे थे, कॉप नंबर 26 जो ग्लासगो के अंदर हुई थी 2021 के अंदर, हम लोगों ने उन टारगेट्स को रिवाइज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको नाम दिया पंचअमृत, जिनके अंदर इन टोटल 5 बड़े बड़े टारगेट हैं। पहला, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट पहुंचा देंगे 2030 तक। दूसरा, 50% हमारे देश की एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी की मदद से यूटिलाइज होगी। तीसरा, 1 बिलियन कार्बन एमिशन रिड्यूस करेंगे बाय 2030। चौथा, कार्बन इंटेंसिटी 45% से रिड्यूस की जाएगी बाय 2030। सारे टारगेट 2030 तक हैं, पर भारत ने बोला हम लोग नेट जीरो एमिशन, मतलब जितना एमिट कर रहे हैं उतना ही हम लोग स्क्वीज करेंगे, उतना ही स्टोर करेंगे। ये कब तक करेंगे? ये करेंगे 2070 तक, 2070 तक। गुड। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक लाइन दिखेगी कि G20 एक ऐसी ग्रुपिंग है जिसमें 80% ग्लोबल जीडीपी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, 75% ग्लोबल एक्सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 75% वर्ल्ड ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस बारी का G20 का इंडिया का मोटो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वेरी इंपॉर्टेंट, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, गुड। चलो नीचे आ जाओ। G20 ने कुछ और चीज़ें का भी देखा है कि भाई हम लोग धीरे धीरे नई नई स्ट्रेटेजीज लेकर आएंगे जिससे कि इकोनॉमिक ट्रांजिशन और भी ज़्यादा आसान हो सके। जैसे इंडिया में, आप लास्ट सेक्शन में आओ कि इंडिया ने क्या कर रहा है, हम लोग PLI स्कीम चला रहे हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ध्यान से सुनो, PLI का मतलब क्या होता है कि हम प्रोडक्शन अगर आप ज़्यादा करोगे उससे लिंक करके आपको कुछ इंसेंटिव्स देंगे। अब ये काफ़ी चीज़ों में दिया जा रहा है, चाहे वो सोलर पावर है, सेमीकंडक्टर है, ऑटोमोबाइल है, ऐसे लगातार केमिकल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, सब में दिया जा रहा है। इंसेंटिव का मतलब होता है कुछ टैक्स बेनिफिट दे देना, ठीक। हम आपको टैक्स के अंदर बेनिफिट दे देंगे। और क्या कर सकते हैं, जैसे EPF के अंदर पैसे जाने हैं
तो गवर्नमेंट बोल देगी कि भाई कंपनी तुम्हें नहीं देने पड़ेंगे, अगर तुम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो इसके तुम्हारे बदले हम दे देंगे। अब सरकार भाई ऐसा कर क्यों रही है? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जैसी स्कीम क्यों आ रही है? कारण एक ही है, इससे ग्रोथ होगी, आत्मनिर्भर भारत बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और भाई जब कोई व्यक्ति ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा उसको प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए, तो देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ठीक है, गुड। नाउ आ जाओ यहाँ पे, रोड मैप फॉर इंडियाज प्रेसिडेंसी। यहाँ पर एक और शब्द मेंशन हुआ, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड पोल्यूटर पे प्रिंसिपल बाय G20। क्या मतलब है? सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर सब दूर दुनिया परेशान है, बट व्हाट वी आर सेइंग, प्रोड्यूसर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे मान लो ये एक व्यक्ति है जो स्टील का प्रोडक्शन कर रहा है, इसके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए पोल्यूशन जो फैलाया जा रहा है उसके लिए पैसे भरने की, और उसको बाद में रिसाइकल करने के लिए लेने की भी। ठीक है, दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? और कहीं ना कहीं इसी के अंदर क्रॉस बॉर्डर टैक्स, कार्बन टैक्स लगाया जा रहा है यूरोपियन यूनियन द्वारा, कि भाई जो देश ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस कर रहे, ज़्यादा कार्बन एमिट हो रहा होगा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, वो अगर हमारे देश में इंपोर्ट होके आएगा तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगेगा। मूविंग ऑन, फरवरी की योजना 2023 की यूथ एंड स्पोर्ट्स की। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं देखने को मिली, तो कुछ चीज़ें बस ऐसे ही देख लो। ठीक है, ये है को यहाँ पे चंपी चिक्का दिख रहा है, या आपको एक हाथी दिख रहा होगा, इसका नाम है चंपी चिक्का। ठीक है, ये क्या है? ये नेशनल यूथ फेस्टिवल जो हुबली कर्नाटका में हुआ था 26वां 12 जनवरी 2023 से, जिसका थीम था विकसित भारत, विकसित युवा, विकसित भारत। ठीक है, तो उसका ये क्या था? मैस्कट था। ठीक है, ये उसका मैस्कट था, बस अभी यही याद रख लो। मूविंग ऑन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ इनिशिएटिव फॉर हेल्दियर यूथ, जैसे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स, पीयर एजुकेशन प्रोग्राम, नेचुरल हाइजीन स्कीम, फिट इंडिया, और कुछ बाकी प्रोग्राम हैं। इनको बस अपनी ना आंखों से इसे नज़र मार लो। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट था तो एक बारी इसके अंदर बस एक बारी नज़र मार लो। ठीक है, क्लियर? चलो मूविंग ऑन। इसके साथ साथ यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बात हुई। ये वाला जो आपका आर्टिकल है ये बात कर रहा है मिशन कर्मयोगी के बारे में। मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो मिशन कर्मयोगी के बारे में बात कर रहे हैं, इट इज़ ऑल अबाउट कि हमारे देश के अंदर जो सिविल सर्वेंट्स हों वो एक रोल बेस्ड मॉडल के अंदर शिफ्ट हो सके। कैसे मॉडल के अंदर? रोल बेस्ड मॉडल के अंदर फ्यूचर रेडी सिविल सर्वेंट्स हम लोग बना सकें। बोलते हैं ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कैपेसिटी बढ़ा सकें, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकें। इसके लिए मिशन कर्मयोगी भारत सरकार ने लॉन्च किया कि भाई जो लोग सिविल सर्वेंट्स के रूप में सेलेक्ट होंगे उनको ट्रेन किया जाएगा इन अ रोल बेस्ड मॉडल, जिससे कि न्यू इंडिया के टारगेट्स हम लोग अचीव कर सकें। इसको 2020 के अंदर 2020 के अंदर लॉन्च किया गया था। तो सिविल सर्वेंट्स को हमें इमेजिनेटिव एंड इनोवेटिव बनाना है, प्रोएक्टिव बनाना है, प्रोफेशनल बनाना है, एनर्जेटिक एंड अनेबल बनाना है, ट्रांसपेरेंट एंड टेक अनेबल्ड बनाना है, और कंस्ट्रक्टिव बनाना है। ठीक, इसके अंदर एक आई गॉट कर्मयोगी नाम का एक डिजिटल पोर्टल भी लॉन्च किया था दोस्तों, जिसके अंदर कि भाई दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस वहाँ इन्वॉल्व होंगी, और उस यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी हमारे सिविल सर्वेंट्स को। फिर ये वाला अगर आप आर्टिकल देखोगे, ये बात कर रहा है लाइफ मूवमेंट के बारे में। लाइफ इज़ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, कि हम लोगों को ऐसा लाइफस्टाइल अपनाना है जो कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो। ठीक, इसके लिए ये भी ग्लासगो के अंदर लाइफ मिशन या लाइफ मूवमेंट लॉन्च की गई थी, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी एग्ज़ाम। ठीक, इसको तो याद कर लेना, इंडिया ने इंट्रोड्यूस कराया था ये।
नो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था, क्योंकि स्पोर्ट्स के ऊपर पहले भी सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे एक बारी फीफा से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन 1904 के अंदर बनाई गई थी, ठीक है। और इट्स फाउंडिंग मेंबर्स आर स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड। और रॉबर्ट ग्विरिन फ्रांस के थे, वो इसके पहले प्रेसिडेंट थे। और इंग्लैंड को फादर ऑफ मॉडर्न फुटबॉल कहा जाता है, याद रखना, इंग्लैंड इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फुटबॉल। और क्रिकेट भी देखो इंग्लैंड से ही आया, ठीक है। फुटबॉल वाज फर्स्ट इंक्लूडेड इन द ओलंपिक गेम्स एज अ मेडल इवेंट एट द 1908 लंदन ओलंपिक्स। क्लियर, ठीक। और अभी जो करेंटली वर्ल्ड कप हुआ था, द फर्स्ट वर्ल्ड कप फुटबॉल विनर, ठीक, तो उस समय पे आप खुद जानते हो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बाकी और उसकी डिटेल आप लोग सर्च कर लोगे तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। बस ये कि भाई अपने आप को हमें फुल प्रिपेयर रहना है। 22 जो फीफा वर्ल्ड कप था वो कतर के अंदर हुआ था। नौ मार्च 2023 की जो योजना मैगजीन थी वो बात कर रही थी हमारे यूनियन बजट के बारे में, ठीक है। अब भाई बजट वाली योजना मैगजीन है तो आप खुद समझ सकते हो कि वो कितनी बड़ी भी होगी और कितनी ज़रूरी भी होगी, है ना। क्या चीज़ों के बारे में बात करी इस मैगजीन ने, तो यूनियन बजट के अंदर सबसे पहले सप्तऋषि के बारे में बात करी, अमृतकाल के। G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि हम इंडिया का जो रोल है ग्लोबल ऑर्डर में उसको बढ़ा सकें, और इसीलिए हमारा थीम है वासुदेव कुटुंबकम, ठीक। अमृतकाल स्टार्ट हो गया, और अमृतकाल हम लोग कैसे अचीव करेंगे, जन भागीदारी से, पीपल्स पार्टिसिपेशन से, ठीक। हम लोग काफ़ी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जैसे एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास इम्पॉर्टेंट, टूरिज्म एंड ग्रीन ग्रोथ। 7 प्रायोरिटी को हम लोग बोलते हैं सप्तऋषि। कौन कौन से हैं सप्तऋषि, रीचिंग द लास्ट माइल, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। बजट ने पर्सनल इनकम टैक्स के अंदर भी रिलैक्सेशन दिया था, यू ऑल नो, 7 लाख रुपीज़ तक का, और एमएसएमईज के ऊपर भी फोकस किया है, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अमृतकाल, कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पर अमृतकाल के लिए बात की गई कि भाई वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग बन गए हैं। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इज इंडिया, ठीक। जब इंडिया का टारगेट, जब 100th इंडिपेंडेंस ईयर हम लोग बनाएंगे तो हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट कर रहे हैं। पीएम विकास जो है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ध्यान से सुनो, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, फिनेंशियल सपोर्ट, स्किल ट्रेनिंग और नॉलेज प्रोवाइड कराने की बात हो रही है इसके अंदर ट्रेडिशनल आर्टिसंस को कि जिससे कि वो भी प्रमोट हो सके, ठीक है, उनके लिए बेहतर हो, उनको इजीली जॉब्स मिल सके। इसके साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। इस आर्टिकल में बात की गई 2 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के बारे में भी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में बात की गई। मैं लिख देता हूँ जिससे कि आप लोग ध्यान से एक बार देख लो, उन टॉपिक्स को रिवाइज करो। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इनवेट्स, रीड्स, नैपफेड, इन सब के बारे में बात की गई, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट टू रीड देम। ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, मैंने ऑलरेडी पीसी में पढ़ाया हुआ है, एक एक चीज़। कोई भी नहीं पढ़ाओ, जल्दी से वीडियो पॉज करके गूगल सर्च करके पढ़ लो, ठीक। इसके साथ साथ ये सप्तऋषि और ये वाली प्रायोरिटीज़ तो हम लोगों ने कवर अप कर ली, ठीक है। फिर कुछ और चीज़ों के बारे में भी इसने फोकस किया, जैसे विवाद से विश्वास स्कीम, ठीक, लाइफ प्रोग्राम, पीछे मैंने अभी आपको बताया था,
नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, वी आर फोकसिंग ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। नाउ गाइज एक और चीज़ याद रखना, दैट व्हाट इज दिस ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस से बनाते हैं, मतलब वाटर को ब्रेक करके, ठीक है, हाइड्रोजन अचीव करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है इसके लिए वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी भी रिन्यूएबल एनर्जी से अगर आती है तो जो हमें मिलता है हम उसे बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। क्लियर। फिर यहाँ पे बात हुई पीएम प्रणाम के बारे में। दे टॉक्ड अबाउट पीएम प्रणाम स्कीम, इंपॉर्टेंट स्कीम है ये भी। प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना, प्रधानमंत्री प्रमोशन फॉर ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। इसके अंदर कि हम लोग बैलेंस्ड फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें, बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के साथ, उसके लिए ये योजना है। और वी हैव गोबर्धन स्कीम। व्हाट इज दिस स्कीम? गोबर्धन स्कीम, गोबर्धन योजना, गोबर्धन स्कीम फोकस कर रही है कि जो कैटल वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको रूरल इंडिया के अंदर हम लोग किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, टॉप टॉपिक्स हैं आपके। फिर बात करें यहाँ पर फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म एक ऐसा शब्द जो आपने पॉलिटी में भी पढ़ा है, आपने इकोनॉमी के अंदर भी पढ़ा है। और मेन मकसद फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब ये है कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। कुछ टर्म्स यहाँ पर मेंशन करी, टैक्स डिवोल्यूशन, ग्रांट इन एड, अदर ट्रांसफर इंक्लूडिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। टैक्स डिवोल्यूशन क्या होता है? इट इज द स्टेट शेयर इन द डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल ड्यूटीज एंड टैक्सेस। सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटीज और टैक्सेस में जो स्टेट का शेयर है उसका पार्ट है, उसको बोलते हैं टैक्स डिवोल्यूशन। यूनियन गवर्नमेंट टैक्स को डिवॉल्व करती है फिनेंस कमीशन के आधार पे। किसकी मदद से? फिनेंस कमीशन। क्लियर। याद रखना, करेंटली जो हमारी फिनेंस कमीशन है उसके आधार पर कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ जी, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। भाई करेंटली वी हैव 15th फिनेंस कमीशन एनके सिंह जी के अंदर, और 41% की हिस्सेदारी यहाँ पर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूटीज या टैक्स कलेक्ट करती है उसमें हमारी स्टेट्स की होती है। ठीक है। फिर आता है ग्रांट इन एड। ग्रांट्स आर गिवन बाय द यूनियन टू स्टेट्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फिनेंस कमीशन। ठीक है। और बाकी ट्रांसफर्स भी फिनेंस कमीशन ही एडवाइस करती है। अब यहाँ पर आर्टिकल 246, 246A एंड 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टैक्सेशन पावर्स को अलग अलग करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिस्कल पावर इज मोर असाइन टू द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, ज़्यादा यूनियन गवर्नमेंट की तरफ टिल्टेड है। फिनेंस कमीशन के बेसिक्स भी बताए गए थे कि आर्टिकल 280 के अंदर, 280 के अंदर फिनेंस कमीशन मेंशन्ड है। आर्टिकल 280 के अंदर फिनेंस कमीशन मेंशन्ड है। एंड द कमीशन मेक रिकमेंडेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ सेंट्रल टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। नेट प्रोसीड्स क्या होता है? जो टोटल पैसा आया है ड्यूटीज़ और टैक्स के रूप में जो यूनियन गवर्नमेंट के पास आया है उसमें से कलेक्शन का पैसा हटा देते हैं, मतलब कलेक्ट करने में जितना पैसा गया है, और फिर उसका डिवोल्यूशन करते हैं। क्लियर। 15th फिनेंस कमीशन करेंटली चल रही है किसके अंडर? मिस्टर एनके सिंह जी के अंदर। 41% का डिवोल्यूशन बताते हैं। ठीक। इसके साथ साथ आप देखोगे फिस्कल ट्रांसफ़र जो यूनियन का स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है वो एज परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है, एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। फिर फिनेंशियल सेक्टर को लेकर आप देख सकते हो कुछ चीज़ों के बारे में बात हुई, जैसे महिला सम्मान बचत पत्र। ठीक है। गिफ्ट ISC, यू ऑल नो गिफ्ट सिटी बनाई जा रही है ना गुजरात के अंदर, वो। ठीक। फूड ग्रेन्स फ्री हो गए थे। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में बना, जैसे PM श्री स्कूल्स। नाउ गाइस ये याद रखना, PM श्री आर मॉडल स्कूल्स। PM श्री क्या है? PM श्री मॉडल स्कूल्स हैं। देश के अंदर
हम लोग 14,500 PM श्री स्कूल्स बना रहे हैं, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में काम करेगी, जिससे कि जो नई वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाए। मूविंग ऑन, फोकसिंग ऑन यूथ पावर ऑल्सो, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन प्रोग्राम और टूरिज़्म के लिए 50 मेन डेस्टिनेशन देखी जाएंगी, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, ये भी इसी के ही अंदर है। ठीक, फिस्कल डेफिसिट पॉलिसी, शिफ्ट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये आर्टिकल किसके बारे में बात करता है? दिस इज टॉकिंग अबाउट फिस्कल डेफिसिट, कि व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, कितना रहा। तो फिस्कल डेफिसिट इज टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। देश ने अपने बजट को ज़ीरो बनाने के लिए रेवेन्यू बढ़ाया, और वो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उनको साल में बोरो करना पड़ा कुछ पैसा। कितना बोरो करना पड़ा, वो फिस्कल डेफिसिट है। मैंने आपको इकोनॉमी भी रिवाइज करा दी है सिर्फ और सिर्फ 3 लेक्चर के अंदर। सेकंड लेक्चर के अंदर ये सारा फिस्कल डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बजट पूरा समझाया हुआ है, उसको देख लेना अगर नहीं देखा हो तो। ठीक, इसी तरीके से रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक, क्योंकि बजट को हम लोग 2 तरीके से डिवाइड करते हैं ना, कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट। तो रेवेन्यू वाले पार्ट के ऊपर यहाँ पर बात हो रही है। देन स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल सेक्टर। नो, बजट 2023-24 का जो ब्लूप्रिंट है वो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर मल्टी फैसेटली फोकस कर रहा था, बट मेन मकसद यही था कि हम लोग जब 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस तक पहुँचे तो हम लोग आत्मनिर्भर हों। ठीक, उसके ऊपर बात की गई। MSMEs को सेंटर बनाया गया, और यहाँ पर हम लोग 50 ईयर्स के इंटरेस्ट फ्री लोन्स स्टेट्स को दिए जाएंगे। ध्यान रखो, 50 ईयर के इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट को दिए जाएंगे। फिस्कल डेफिसिट जो स्टेट का होता है वो 3.5% ऑफ देयर GSDP प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पर भारत सरकार ने करी थी। क्लियर एवरीवन? गुड गुड। इसके लिए NPAs अभी भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है, स्पेशली जो चल रही है 2007-8 के बाद। इसीलिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट जो है, जो 2016 के अंदर आया था टू रिजॉल्व इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी केसेस, जिसके अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़, इसके साथ साथ NCLT एंड DRT एज अ एडजुडिकेटिंग एजेंसी इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक, उसके ऊपर फोकस किया गया। क्लियर? गुड। ठीक, इसके साथ साथ गिफ्ट सिटीज़ के ऊपर फोकस किया गया बजट के अंदर, कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, हमारी इकोनॉमी और भी ज़्यादा ओपन हो जाएगी, अच्छी तरीके से काम कर पाएगी। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मूविंग ऑन, अप्रैल 2023 की मैगजीन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। ये बात करता है आपके स्टार्टअप्स के बारे में। इट वॉज फोकसिंग ऑन योर स्टार्टअप्स। ठीक, इनकी कुछ डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। जैसे स्टार्टअप क्या होती हैं? स्टार्टअप्स आर अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स जो कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, और इन्वेस्टर और फंडर्स उनके पास आते हैं क्योंकि भाई वो ग्रोइंग स्टेज के अंदर होते हैं। स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है? एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि स्टार्टअप्स को चीज़ें आसान करने में मदद कर रहा है। 2016 में ये लॉन्च हुए थे कि हम लोग जॉब क्रिएटर्स बने, ना कि जॉब सीकर बने। यूनिकॉर्न कब बनती हैं? यूनिकॉर्न रेफर्स टू द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्टार्टअप्स, जो कि $1 बिलियन की वैल्यूएशन अचीव कर लेती हैं। सीड फंडिंग क्या होती है? जो पहली ऑफिशियल फंडिंग मिलती है उस स्टार्टअप को, उसको सीड फंडिंग कहते हैं। भारत सरकार भी दे रही है 4 साल के लिए, उसको बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, उसके अंदर पैसे मिल रहे हैं। इनक्यूबेटर क्या होते हैं? इनक्यूबेटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी स्टार्टअप की ग्रोथ के अंदर, उनको रिसोर्स प्रोवाइड कराने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया, मेंटरशिप प्रोवाइड कराई, फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाया। इंडिया के अंदर 400 से ज़्यादा इनक्यूबेटर्स हैं जो अभी काम कर रहे हैं। ठीक, पिच क्या होती है? आपने देखा होगा, है ना, शार्क टैंक के अंदर पिच करते हैं कि भाई मेरे को पैसे दो, उससे हम और ग्रो करेंगे। तो वैसी चीज़ें। हु इज़ एन एंजल इन्वेस्टर? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स।
वो व्यक्ति, वो एंटिटी जो इन्वेस्ट करता है एक एंजल फंड के अंदर, उसे एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। ठीक, नेमली एन इन्वेस्टर हु हैज नेट टेंजिबल एसेट ऑफ एटलीस्ट 2 करोड़ रुपीज। ये चीज याद रखना, नेट थिंग्स ऑफ 2 करोड़ रुपीज, ये मस्ट है। 2 करोड़ रुपीज इज अ मस्ट। अ बॉडी कॉर्पोरेट विद अ नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 10 करोड़ रुपीज। ठीक, चलो जी, मूविंग ऑन। ना यहाँ पर और 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक है पीएम गति शक्ति। वी ऑल नो व्हाट इज पीएम गति शक्ति, हम सबको पता है पीएम गति शक्ति क्या है। इसके अंदर हम लोग 16 अलग अलग मिनिस्ट्रीज को एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर ला रहे हैं, जिससे कि लॉजिस्टिक को हैंडल करना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। ठीक, ये हमारा एक मेन मकसद है पीएम गति शक्ति के अंदर। इसके साथ साथ भारतमाला एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम, ठीक, इसके बारे में पिछली मैगजीन में भी किया था। और सागरमाला, इट इज़ द पोटेंशियल ऑफ कोस्ट लाइन और वाटरवेज, कोस्ट लाइन और वाटरवेज को डेवलप कर रहे हैं। फिर इंडिया के जीडीपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। 5th लार्जेस्ट जीडीपी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 25-26 तक बन जाएंगे। याद रखना 2/3 2/3 जो इंडिया की जीडीपी है वो डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर ड्रिवन होती है। इसीलिए जब डिमांड देश में कम हो जाती है तो सब लोग परेशान हो जाते हैं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम लोग 63 ईयर्स में जाके बने थे, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली $1 ट्रिलियन इकोनॉमी 63 ईयर्स में जाके बना भारत, दूसरी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी 8 साल में बना, और तीसरी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी 5 ईयर्स में बना। और अब आप देख लो हम लोग अब बहुत जल्द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो और भी तेज से सिर्फ 3 साल के अंदर अचीव कर लेंगे। मूविंग ऑन गाइज, हमें एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलता है जो बात कर रहा है एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड के बारे में। एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड मतलब एग्रीकल्चर को और बढ़ावा देने के लिए एक फंड बनाया गया है यूनियन बजट 2023-24 के अंदर, जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग इनोवेशन और ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकें, नई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ ला सकें, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकें। मेन मकसद रहेगा टू प्रमोट एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स, नए नए एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग प्रमोट करें। गाइस, यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे सॉयल हेल्थ कार्ड। ठीक है ना, सॉयल हेल्थ कार्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पर लिख के बताऊँगा दैट व्हाट इज सॉयल हेल्थ कार्ड, काम क्या कर रहा है। गाइस, याद रखना कि हर 3 साल के अंदर, इन एवरी 3 ईयर्स, हम लोग ये जो सॉयल हेल्थ कार्ड्स हैं ये प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अंदर आपकी मिट्टी के बारे में रिपोर्ट होती है। ठीक, मिट्टी के बारे में रिपोर्ट होती है इन टोटल 12 न्यूट्रिएंट्स की, 12 न्यूट्रिएंट्स की रिपोर्ट होती है, जिनमें कुछ ऐसे होते हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे पीएच, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन, कॉपर। ठीक, ये 4 मतलब भूल ना जाओ, इसलिए ये 4 मैंने आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली लिख दिए हैं, बाकी तो आप लोग सर्च करोगे और पढ़ाई करोगे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना के अंदर प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के लिए भी आपको कवर अप मिल रहा है। इसके साथ साथ पीएम किसान स्कीम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 6,000 रुपये किसानों को दिए जा रहे हैं, 3 किस्तों में दिए जाते हैं। और पहले तो लैंड होल्डिंग के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन थी, अब ये कोई भी ले सकता है। ठीक, कोई भी ले सकता है। एक और चीज़ याद रखना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वॉलेंट्री हो गई है। ठीक है, मन करे तो लो, मन करे तो ना लो। तो किसान क्रेडिट कार्ड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग पढ़ोगे। इसके साथ साथ आजकल ना ड्रोन का बहुत ज़्यादा काम हो रहा है ना, ड्रोन एज अ सर्विस। ऐसे किसान ड्रोन भी हैं जो कि क्या करेंगे, फर्टिलाइज़र स्प्रे करेंगे, मैपिंग करेंगे, पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे। उसके लिए भी एक्स्ट्रा पैसे बजट के अंदर डाले गए ना। एक योजना के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया था जिसका नाम था स्फूर्ति, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर स्पेशल फोकस किया जा रहा है कि हम लोग जो हमारे आर्टिसंस हैं उनको सस्टेनेबल लाइवलीहुड दे सकें। इसीलिए ट्रेडिशनल सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देने की सरकार कोशिश कर रही है। मूविंग ऑन, ये कुछ स्कीम्स हैं आपको अब जो पेज पे नज़र आ रही हैं, आपको रोक के एक बारी इसको पढ़ना है। ठीक है, एक बारी बस, सिंगल टाइम आप लोगों को इन सारी की सारी चीज़ों को एक बारी देखना है।
यहाँ पे ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एमएसएमई और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। गाइस एक होती है ऑफसेट पॉलिसी। ऑफसेट पॉलिसी का मतलब होता है फॉरेन फर्म्स जिनको मान लो हमारे देश का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो उनको जो पैसे हमारा देश देगा उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले, उस पैसे के कुछ परसेंटेज वो वापस से हमारे ही देश में इन्वेस्ट करेंगे डिफेंस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए। उसको बोलते हैं हम लोग ऑफसेट पॉलिसी। और डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर वो प्रोसीजर्स हैं जिनको यूज़ करके, जिन प्रायोरिटीज़ को यूज़ करके हम लोग कोई चीज़ प्रोक्योर करते हैं। ठीक, इसके साथ साथ आईडेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोग इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, मेंटरशिप दे रहे हैं, फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। बेसिकली डिफेंस सेक्टर के अंदर हम लोग नई नई चीज़ बनाएं, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाएं, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। ना यहाँ पर अंत्योदय के ऊपर भी बात हुई। इसमें मेरे को आपको एक फैक्ट बताना है कि जो अंत्योदय की जो फिलॉसफी है ना दोस्तों, वो दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दी गई थी। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ अंत्योदय पॉलिसी, अंत्योदय फिलॉसफी। इसलिए बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो महात्मा गांधी जी से। मूविंग ऑन, इंक्यूबेटर्स हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप कर लिया कि ये होते क्या हैं, बट अटल इनोवेशन मिशन इज़ इम्पॉर्टेंट, जो हमारे देश में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया है। और उसके अंदर हमारे देश में अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स भी आए हैं। ये सब पॉज करके पढ़ना है। इसके साथ साथ मार्ग पोर्टल भी लॉन्च हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर, जो कि खुद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करता है। मार्ग पोर्टल एक ये समझ लो मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसके अंदर मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड की जा रही हैं। किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, आते हैं गवर्नमेंट ई मार्केटिंग जेम पोर्टल पे। नाउ जेम पोर्टल असलियत में है क्या? गवर्नमेंट को अगर कोई चीज़ चाहिए, पेंसिल से लेकर टेबल चेयर, पहाड़ तक, बाइक, मोटरसाइकिल, कुछ भी चाहिए, तो पहले वो टेंडर निकालते थे। अब वो इस जेम पोर्टल में एज अ बायर अपने आप को लिस्ट करती है भारत सरकार और उसकी बाकी एजेंसीज, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन है। और जेम के अंदर बाकी सारे जो सेलर्स होते हैं वो फिर उसी हिसाब से कोट करते हैं। ठीक है, तो जेम ये मान लो सरकार का अमेजॉन है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट इन इंडिया, लॉन्च्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसने पूरा का पूरा पब्लिक प्रोक्योरमेंट का इकोसिस्टम को बदल के रख दिया है। क्लीन एवरीवन? पॉज करना, पढ़ना। लास्ट मई 2023 की योजना फोकस कर रही थी टेकेड पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन है, एंड इट इज़ फोकसिंग ऑन क्वांटम मिशन। क्वांटम मतलब बिल्कुल एकदम एटॉमिक लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं उनको ही इंस्पायर होके, उनको ही यूज़ करके हम लोग और चीज़ें अचीव करें। एग्जाम्पल, जैसे क्वांटम लेवल पे कभी कभार हमें हमारे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जैसे लेप्टॉन्स, क्वार्क्स, वो एक समय पर दो अलग अलग स्टेज में प्रेजेंट हो सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन। यही चीज़ जब कंप्यूटर्स 0 और 1 में एक साथ नहीं कर सकते, जो बाइनरी नंबर होते हैं, पर फिर हमने इंट्रोड्यूस करी क्यूबिट्स, ठीक, क्वांटम बिट्स, कि 0 और 1 अलग अलग भी और 0 और 1 स्टेज एक साथ भी प्रेजेंट रह सकती है। मतलब ये भी सुपरपोजिशन कर पा रहे हैं। तो जो ये कंप्यूटर कर पाते हैं उन्हें बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटर, एंड दीज क्वांटम कंप्यूटर्स कैन चेंज द होल टेक्नोलॉजिकल सीन। तो यहाँ पर उन्हीं के बारे में फोकस किया गया कि क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना है। इसके लिए नेशनल क्वांटम मिशन भारत सरकार ने लॉन्च किया टू एक्सेलरेट द क्वांटम टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वांटम मिशन के अंदर क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम मेट्रोलॉजी, क्वांटम मटेरियल, क्वांटम डिवाइस, ये सारी की सारी चीज़ें आ गए। क्लियर? क्लियर, गुड। यहाँ पे और भी चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया। मेन है आपके लिए PSLV, GSLV, SSLV को पढ़ना। इसके साथ साथ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इन स्पेस, और जो इंजन्स हैं जैसे क्रायोजेनिक इंजन, स्क्रैमजेट, रैमजेट इंजन, इसको भी पढ़ के जाना।
इसके साथ साथ यहाँ पर बात की गई चंद्रयान 1 की फाइंडिंग्स के बारे में। चंद्रयान 1 में यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ पानी को ही मेंशन किया गया है, बट चंद्रयान 1 ने आप लोगों के लिए हेमाटाइट की भी फाइंडिंग करी थी। ठीक, चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था जो कि इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, जिसके अंदर ऑर्बिटर था, लैंडर था जिसका नाम था विक्रम, और रोवर था जिसका नाम था प्रज्ञान। क्लियर, मूविंग ऑन। तो इसरो एक और मिशन कर रहा है जिसका नाम है गगनयान। गगनयान हमारा क्रूड मिशन है जहाँ पे हम लोग 3 लोगों को 5 से 7 दिन के लिए लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर भेज रहे हैं। ठीक, इसके अंदर खुद 3 मिशन होंगे, 2 अनक्रूड होंगे मतलब टेस्टिंग के लिए होंगे, 2023 और 24 के अंदर ये भेजे जाएंगे, और 1 क्रूड मिशन होगा जो 2024 के एंड में भेजा जाएगा। जो ये 2 अनक्रूड मिशन होंगे ना, इनके अंदर हम लोग एक ना रोबोट को भेज रहे हैं, बिल्कुल ह्यूमन जैसा दिखने वाला, इसलिए उसको बोलते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट। तो उस ह्यूमनॉइड जो रोबोट है उसका नाम है व्योम मित्र। ठीक है, बिल्कुल ह्यूमन जैसा है, आधा शरीर, तो ये महसूस करेगा कि भाई क्या कमियां हैं, और उन कमियों को जब हम फाइनल मिशन भेजेंगे तो उसमें इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, उनको सुधार देंगे। एयर ब्रीथिंग प्रपल्शन विद रीयूजेबल कैपेबिलिटी, कि हमारे जो इंजन से हम उसको वापस यूज़ कर सकें, उसके लिए इसरो बहुत सारे काम कर रही है। इसके अंदर इसरो एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है फॉर एयर ब्रीथिंग 2 स्टेज टू ऑर्बिट व्हीकल अंडर एयर ब्रीथिंग प्रपल्शन प्रोजेक्ट। एयर ब्रीथिंग प्रपल्शन प्रोजेक्ट, इसके अंदर ये एक स्क्रैमजेट इंजन को यूज़ कर रहे हैं अंडर दी हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग व्हीकल विद एयर फ्रेम इंटीग्रेटेड सिस्टम, इसको बोलते हैं हवा। ऐसे ही इसरो इनोवेटिवली जो PSLV की 4th स्टेज होती है उसके अंदर भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसका नाम है पोएम, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, की उस जो 4th स्टेज है उसके अंदर भी हम इंस्ट्रूमेंट लगा के उसको भी एज एन इंस्ट्रूमेंट जो स्पेस के अंदर काम करे उसका इस्तेमाल कर पाएँ। किसके अंदर है ये? पोएम के अंदर, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल के अंदर ये वाली चीज़ आती है। क्लियर एवरीवन? डन। डिजिटल हेल्थ के ऊपर बात की गई। आयुष्मान डिजिटल भारत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसके अंदर आभा लॉन्च हुआ है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जो कि 14 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन है हम सब की। आप खुद अपना कोविड वाला कार्ड देखोगे तो आपको ये दिख जाएगा। देन गाइस, कुछ चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपको पढ़ना है खुद से, कोविन, टेलीमानस और निक्षय 2.0। ठीक, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्वांटम कंप्यूटिंग तो मैंने आपको शुरू में ही समझा दी थी। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, उसको बोलते हैं क्यूसिम। व्हाट इज क्यूसिम? क्वांटम कंप्यूटिंग सिमुलेटर टूल किट। आपके नॉर्मल कंप्यूटर को क्वांटम कंप्यूटर जैसी फील देने के लिए आप क्यूसिम का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको IISc बेंगलुरु, CDAC और IIT रुड़की ने बनाया है। बाकी क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में ये वाला आर्टिकल भी एक बारी देख लेना। क्लियर? गुड। मूविंग ऑन। ई वेस्ट के ऊपर कुछ रूल्स हैं, उनको आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पे पॉज करो, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 पढ़ो, इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स 2023 के लिए। एंड लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, और मेरी ये योजना मैगज़ीन की जो डिकोडेड सीरीज़ है ये आपकी बहुत हेल्प कर रही होगी। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, अपने प्यारे प्यारे कमेंट छोड़ना भी मत भूलना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।